ऐसी स्थिति में जब मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल है, तो क्या लगता है कि आगे मार्केट कैसा रहेगा? सबसे बड़ा रिस्क है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा से बना हुआ है, वो है क्रूड ऑयल। क्या इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन उस तरह की रहनी चाहिए अगले 1 साल के लिए? कि हर 4-5 साल में एक 20-25-30% का करेक्शन आना ही है ना। इसे कहते हैं ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता, तो उसके लिए तैयार रहें। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का अभी भी सही समय है या फिर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन कम करना चाहिए? तो स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में वो जो 2-3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न पॉसिबल है, उससे मीनिंगफुल फ़र्क पड़ता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में से क्या क्राइटेरिया होते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स के लिए? तो वो चीज़ें और स्मॉल कैप में ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीज़ें, तो ये चेक करते हैं। और फिर जब फाइनली सब हो गया तो ये वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। पहले तो मुझे आप बताइए आपकी क्या डेफिनेशन है, एक्चुअल रिस्क जो है स्मॉल कैप में वो क्या रह सकता है? हमारे स्मॉल कैप फंड में आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। तो ऑब्वियसली आप कोई भी अगर स्टॉक या कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करने के बाद कोशिश हमेशा यही होती है कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट काम किया जाए। क्या ऐसी रही जिसकी वजह से ये फंड ने अभी तक जैसा भी परफॉर्म किया है, वो जो कारण थे वो इसके पीछे रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे कोई पोर्टफोलियो, मेरा ऐसा मानना है, उतना ही अच्छा और ख़राब करता है जितना अच्छे उसके स्टॉक्स होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें? देखिए, हर एसेट क्लास की अपनी एक जगह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर वरुण गोयल से। वरुण गोयल जी को फंड मैनेजमेंट का बड़ा लंबा अनुभव है, तो उनसे हम मार्केट के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि वो मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार वरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंकज जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्योंकि यहाँ पर 2 फंड मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री में और हर तरह के फंड्स आपने मैनेज किए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे मार्केट को लेकर है जी। कि ऐसी स्थिति में जब मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल है, तो क्या लगता है कि आगे मार्केट कैसा रहेगा? क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा संक्षिप्त में आप बताएं पहले। जी, तो उससे पहले कि अगले साल की बात करें, थोड़ा सा जी। पीछे देख लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, पिछले 5 साल जो हमने देखा इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक फेज़ रहा। आपका 17-18% का निफ्टी कंपनीज़ में प्रॉफिट ग्रोथ रहा, और निफ्टी में भी अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो कुछ 17-18% का कंपाउंडिंग रहा 5 साल में। स्मॉल कैप में हमने 32-33% अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर 5 साल और करीब 35% रिटर्न सीएजीआर देखा। तो एक एक्सेप्शनल फेज़, और जैसे बोलते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ का अंत कभी होता है, तो वो एक फेज़ जो सुपरलेटिव रिटर्न का फेज़ था, वो पिछले साल सितंबर के महीने में एंड हुआ। अभी हम उस पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न, चाहे लार्ज मिड स्मॉल, 0, 1, 2, 3% ऐसा कुछ हमारा रिटर्न है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गया। अगर पिछले 1 साल आप देखें तो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, सब कंपनीज़ के रेवेन्यू स्लो डाउन हुए, एबिटा मार्जिन पे प्रेशर आया, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे। तो पिछले 1 साल को अगर हम एनालाइज करें तो निफ्टी कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ 3% रहा। अगर आप FY25 भी देखें तो रिटर्न ऑलमोस्ट 2-3% के आसपास रहा। अभी ये साल जो है FY26 जो हम मान रहे हैं, ये एक साइक्लिकल रिकवरी का साल होना चाहिए। उससे मेरा क्या मतलब है, 3 बड़े फैक्टर हैं जो हम मानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 6.5 के बीच में है, वो हम 6.5 से 7 के बीच में जा सकते हैं। तो 3 फैक्टर वो क्या है? एक है आपका 100 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेपो रेट कट, जो सबसे बड़ा जो सहायता है, जो आपके सपोर्ट है ग्रोथ के लिए, वो आरबीआई की तरफ से आई है। ठीक है। तो रेट मेजर तो एक है ही, और अगर आप नॉन रेट मेजर देखें, जो लिक्विडिटी पहले डेफिसिट में थी वो अब सरप्लस में आ गई। आपका कई बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे उन्होंने रिस्क वेट्स बढ़ाए थे कि ये सेक्टर को लेंडिंग कम करना है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड कम करना है, तो उस पर काफ़ी अब व्यू चेंज हुआ है। तो हमें लगता है ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। अगर आप होम लोन लेने जाएं तो 8.5% पे जो होम लोन मिलता था 9 महीने पहले, वो अभी 7.5% पे अवेलेबल है।
ऑटो लोन, हर तरह के लोन आपका सस्ता हुआ। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का आपको टैक्स कट मिला। इसका इम्पैक्ट जरूर से जरूर हमें लगता है दिवाली से आपको महसूस होना इकोनॉमी लेवल पे शुरू होगा। और तीसरी जो चीज़ है, ये दूसरा साल है जब बारिश अच्छी है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट था लास्ट ईयर, इस साल हमें लगता है अच्छा रहेगा। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो हमारा ये मानना है कि हमारा 6 से 7 के बीच में रियल जीडीपी ग्रोथ, 6.5 से 7 मान लीजिए, 3 से 4% इन्फ्लेशन बहुत वेल बिहेव्ड है अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो 10-11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉर्मली कॉर्पोरेट इंडिया का रेवेन्यू ग्रोथ उसके आसपास रहना चाहिए। और इस साल एबिटा मार्जिन पे कोई ऐसा बड़ा प्रेशर नहीं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट ही हैं। पिछले 6 महीने के कंपेयर करेंगे तो सब प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हुए हैं और इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, तो बिलो एबिटा भी बेटर है। तो 10-12% का निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ और 10-12% का कंपाउंडिंग, ऐसा हमारा व्यू है। और 30 ईयर अगर आप निफ्टी का, जैसे आप जानते ही हैं 30 साल का एवरेज आपका 11-12% बैठता है, तो हम वो 30 साल के एवरेज पे वापस जा रहे हैं। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है ऑफ कोर्स अभी ट्रम्प टैरिफ और ये दुनिया भर की बातें चल रही हैं। अभी देखते हैं अगले कुछ 2-3 दिनों में और शायद कुछ क्लैरिटी आए, तो अगर कोई बहुत बड़ा टैरिफ आता है उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। और दूसरा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक ये साल क्या कहते हैं, हमने ऑलरेडी देखा एक अप्रैल मई के महीने में। और जो तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा से बना हुआ है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर $90 चला जाए और रुक जाए वहाँ और वहाँ स्थिर हो जाए, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव होगा। आज की डेट में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर रशियन ऑयल पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर दिया जाता है और उसकी वजह से प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हो जाता है, वो क्रूड बाउंस कर सकता है, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरी समझ में एक बड़ा रिस्क होगा। बट अदर देन दैट, जो जस्ट टू सम अप, कि ये साल हम देख रहे हैं 10-12% का निफ्टी कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ, मिड और स्मॉल कैप में शायद उससे थोड़ा सा बेटर। नहीं, आपने देखिए फ्यूचर को लेकर भी बताया, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आप, और अपने पास्ट के बारे में बताया। और बात यहीं शुरू होती है क्योंकि पास्ट में 2021 से लेकर और सितंबर 2024 तक जी जिस तरह की परफॉर्मेंस जी इन्वेस्टर्स ने देखी है, जी उसको लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। जी तो क्या होता है ना कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट शायद उतना अच्छा ना कर पाएं, तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर्स चिंतित हैं। जी तो मेरा सवाल जो आपसे था और जो आपने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं थोड़ा सा और पूछूंगा, जी। क्या इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन उस तरह की रहनी चाहिए अगले 1 साल के लिए, या थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन है वो कंजर्वेटिव कह सकते हैं होनी बिल्कुल, चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे बड़ा काम जो एज इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट है हमारा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं अपने, जी। आप हैं, जी, कि अपनी एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करें। बिल्कुल। 5 साल की हिस्ट्री पे नहीं, 30 साल की हिस्ट्री पे एंकर करें अपने आप को। तो वो जो 5 साल में 18% निफ्टी और 35% स्मॉल कैप, उससे पीछे जाएं, तो आपका 30 साल का निफ्टी का रिटर्न 11-12% है। बिल्कुल। 20 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न 16 से 17% आया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। तो उस पे अपने आप को एंकर करें, और एक बार हम अपनी एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक रखें, और ये जरूर मान के चलिए, जैसे मेरा 18 साल का अनुभव है स्टॉक मार्केट में, कि हर 4-5 साल में एक 20-25-30% का करेक्शन आना ही है ना। इसे कहते हैं ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो उसके लिए तैयार रहें, और अगर आप ये चीज़ साथ लेके चलेंगे तो वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। ओके वरुण जी, मार्केट ने परफॉर्म किया, जो हम बात कर रहे थे 21 से लेकर और सितंबर 2024 तक, स्मॉल कैप ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, और देखा गया कि इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। और अब थोड़ी चिंता भी है, कुछ लोगों ने जो बाद में जब रैली हो चुकी है या जब पीक पर थे तब इन्वेस्ट किया, तो नुकसान भी देख रहे हैं। और क्योंकि आप मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं, तो मैं स्मॉल कैप से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। तो पहला सवाल तो यही है कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस आपको कैसी लग रही हैं, और क्या अभी भी स्कोप है यहाँ पर ग्रोथ का, या ज़्यादा जो फोकस है वो अर्निंग्स पर है? जी, देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ पॉकेट्स ऑफ फ्रॉथ हैं स्मॉल कैप में, जैसे कि कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, रेलवेज हैं, डिफेंस हैं, कुछ सेक्टर हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, आपका ये ईएमएस जो नया मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर आया है, आपका कैपिटल मार्केट है। तो अगर हम स्मॉल कैप 250 एज ए इंडेक्स देखें, हमने उस पर काफ़ी एनालिसिस किया है, तो वो जो स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है
उसमें 35 या 2/3 अगर आप बोलें इज रीजनेबली वैल्यूड, और जो 1/3 है जिसमें आपका 18-19% कैपिटल गुड्स, आपका रेलवेज, डिफेंस, ये सब इंजीनियरिंग आता है, प्लस इसमें 7-8% आपका आता है कैपिटल मार्केट, एएमसीज, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, फिर आता है ईएमएस 3 से 4%, जो आपका ये जितने भी सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है या पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब कंपनीज 50, 60, 70, कुछ 100, 125 के पी पे चल रहा है। तो ये जो आपका 1/3 मार्केट है, ये बहुत महंगा है। ओके। तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे हम लोग ने पोर्टफोलियो जनवरी के महीने में अपने फंड लॉन्च किया था, तो हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा कि ये जो महंगे सेक्टर्स हैं इसको अंडरवेट रखें, हम चेज ना करें बहुत महंगे स्टॉक्स को, और जो रीजनेबली वैल्यूड है उस पे हमारा ओवरवेट स्टैंस रहे। तो उस तरीके से हमने पोर्टफोलियो को ब्लेंड करके बनाया है, और हमारा अपने व्यू में कि जो हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है उसमें 20% का अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल के लिए CAGR, और करीब 20-21 का पी, तो 1 पेग अगर मैं बोलूं तो वो हमने मेंटेन किया है, और हमें लगता है कि वो एक रीजनेबल अजम्पशन है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को लेकर तो मैं बहुत विस्तार से समझूंगा आपसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम ओवरऑल एक सेगमेंट की बात करते हैं। तो क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का अभी भी सही समय है, या फिर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन कम करना चाहिए, या जिन्होंने नहीं किया है क्या उन्हें ऐड करना चाहिए, रुकना चाहिए? तो मुझे थोड़ा सा पहले ओवरऑल जो हम हमेशा सोचते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है अभी राइट नाउ, जब मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, और उसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना या कम करना, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को जी बनानी तो चाहिए? मैं इसमें थोड़ा सा कि थोड़ा पीछे जाएंगे फिर। बिल्कुल। तो स्मॉल कैप ही पहले असेट ने कैसा किया है और क्या है ये असेट, बिल्कुल। है ना। तो अगर आप सेबी की डेफिनेशन या एम्फी की डेफिनेशन देखते हैं, तो पहली 1 to 100 ये लार्ज कैप है, बिल्कुल। 101 to 250 ये मिड कैप है, और उसके नीचे सब स्मॉल कैप है। बिल्कुल। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपका 2019 में जब पहली बार एम्फी की तरफ से डेफिनेशन आई थी, तो उसमें क्या था कि टॉप 100 कंपनीज, इसका कट ऑफ आया करीब 27,000-27,500 के आसपास। तो मिड कैप जो था हमारा 27,000 से लेके 9,000, मोटा मोटा मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन 27 से 9 के बीच में मिड कैप हुआ करता था, और 9 से 2-2.5 के बीच में ये हमारा 251 to 500 ये स्मॉल कैप हुआ करता था। अभी अगर आप नई डेफिनेशन देखेंगे तो हमारा जो मिड कैप था 5-6 साल पहले, वो पूरा उठ के अब हो गया है स्मॉल कैप। अभी आप एक से आपका 90,000 करोड़ जो पहले 27 था, मतलब 3.5 गुना ये हो गया है मिड कैप का कट ऑफ। तो 90,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ ये अब आपका मिड कैप है, और 30,000 करोड़ टू 9,000 करोड़ ये आपका 251 to 500 है। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो पूरी डेफिनेशन थी, जो पैराडाइम था, वो बदल गया। अब जैसे 9 से 30 की रेंज ये मोटा मोटा स्मॉल कैप की रेंज हो गई। अगर आप देखें एवरेज लें तो 20,000 करोड़ मान लीजिए एवरेज, मोटा मोटा। तो 20,000 करोड़ की जो मार्केट कैप की कंपनी है, वो 500 करोड़, 700 करोड़, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। कई बार वो कंपनी 20 साल, 30 साल, 50 साल, कुछ कंपनी 100 साल पुरानी है। तो जो हमारा एक सोचने का तरीका है कि छोटी कंपनी, कमजोर कंपनी, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाई वोलेटिलिटी, अब हमें थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कंपनियां ग्लोबल स्टैंडर्ड पे भी छोटी नहीं रह गई। कोई कंपनी की मार्केट कैप जब 2 बिलियन 3 बिलियन हो जाती है, तो कई सारे ग्लोबल फंड्स के भी कट ऑफ वो क्लियर कर लेती है। तो मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूं, अगर पिछले 10 साल में मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न 19% है, और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग असेट क्लास है मिड कैप। और वो क्यों हुआ? क्योंकि एक समय आया 2015-16 के बाद जब कई सारी मिड कैप कंपनी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के रडार पे आने लगी, क्योंकि उनके कट ऑफ क्लियर होने लगे, उन पे रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने लगी, बहुत इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स उन पे एनालिसिस करने लगे, तो एकदम से डिस्कवरी हो गई। तो इसका नतीजा क्या था कि कंपनीज अच्छा अर्निंग्स ला रही थी, लेकिन डिस्कवरी भी हो रही थी। तो वो एक कंबाइंड इफेक्ट था कि आपको मिड कैप में बहुत अच्छा एक 10 साल का एक्सपीरियंस रहा। हमें लगता है कि स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट अब उस तरफ बढ़ रहा है, जब इसमें डिस्कवरी ज़्यादा होगी, रिसर्च रिपोर्ट ज़्यादा लिखी जाएंगी, फंड मैनेजर ज़्यादा एनालाइज करेंगे, और क्योंकि अब इंडिया की एक बहुत बड़ा डायनेमिक इकोनॉमी है,
मैं एक और मैं 3 फैक्टर जो मेरे पास हैं। एक जो डेफिनेशन है स्मॉल कैप की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जैसे वो मैंने तो बोला सही बात है 3 कि से 4 गुना। मार्केट कैप जो हम बात करते थे पहले, लार्ज कैप में अगर 100 कंपनी की बात करें जी, तो आज स्मॉल कैप की जो टॉप कंपनी है वो आसपास में है उसका, वो मिड कैप जो हुआ करता था उसके बराबर हो गई। Correct. तो डेफिनेशन चेंज हो गई। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है आपका, ये जो भारत का आज जो इकोनॉमी है ये बहुत डायनेमिक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 2010 से 2020 के बीच में मैं 17-18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। तो जब मैं उस टाइम फंड मैनेज करता था तो बड़ा आसान होता था। और क्यों होता था? क्योंकि आप सिर्फ 4 बैंकिंग स्टॉक, 2 एफएमसीजी, 2 फार्मा, 2 आईटी और सारी इंडस्ट्री आप इग्नोर भी करते थे तो भी आप आउट परफॉर्म करते थे। क्यों था? क्योंकि एक बहुत नैरो पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेल, है ना। ये आप जो ऋतिक स्टॉक बोलते थे ना पहले, और कई ऐसे एक्रोनिम बने कि आप ये 10 स्टॉक ले लीजिए तो सब बढ़िया है। क्योंकि उस टाइम कोई कैपिटल गुड्स क्रिएशन नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट नहीं था, पावर सेक्टर ठप था, कोई रियल एस्टेट साइकिल 10 साल आपने देखा 2012 से 2020-21 तक रियल एस्टेट साइकिल डेड थी। तो बिल्डिंग मटेरियल जो उसके साथ अलाइड सेक्टर है वो भी डेड था। कोई आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सेक्टर था ही नहीं। कोई ईएमएस, सेमीकंडक्टर, ये सब पीएलआई जो स्कीम आई, ये सब नहीं था, है ना। अभी आप एनर्जी ट्रांजिशन देख रहे हैं, अब आप ऑटो में देख रहे हैं आइस टू ईवी, एनर्जी में देख रहे हैं थर्मल टू सोलर टू विंड, आप देख रहे हैं इंडिया फ्रॉम सर्विसेज टू सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट हो गई। अगर आज आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कम से कम 20 सेक्टर आपको पोर्टफोलियो लेके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। तो कई सारे जो फास्टर ग्रोइंग पार्ट हैं इकोनॉमी के, वो स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर आप देखिए रियल एस्टेट है, उसमें एक नेम आपको निफ्टी में मिलेगा और मोस्ट नाम आपको स्मॉल और मिड में मिलेंगे। अगर आप ईएमएस देखें तो सबका सब स्मॉल और मिड कैप में ही है। अगर आप कैपिटल मार्केट देखिए, इंश्योरेंस, एएमसी, इसमें से कोई भी कंपनी, एक शायद अभी एंट्री है, बट 1 या 2 कंपनी, बट सारा सेक्टर आपको स्मॉल और मिड में मिलेगा। ये आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसकी पूरी इक्विपमेंट चेन, ईवी के इक्विपमेंट चेन, ईवी कंपनीज, ये सब आपको स्मॉल और मिड में मिलेंगी। तो और वो एक दिन पहुंचेंगी होपफुली कि जब बड़ी हो जाएंगी तो लार्ज कैप भी बनेंगी, लेकिन शुरुआत आपकी लाइफ में हमेशा स्मॉल कैप से होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपकी एक डायनेमिक इकोनॉमी होती है जिसमें कई सारे नए सेक्टर आ रहे हैं, न्यू ब्लड आ रहा है, तो आपको स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको स्मॉल कैप में बहुत अच्छी मिलती है। और तो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने पास्ट में क्या देखा, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये 2 बेंचमार्क हैं जिसका एग्जिस्टेंस 2004 से 2005 के आसपास है दोनों का। तो करीब 20 साल दोनों इंडाइसेस को हो गए। इंडाइस लेवल का रिटर्न है 16 से 17% IRR ओवर 20 ईयर्स, 2-4 साल की बात नहीं कर रहे, 5 साल को इग्नोर करते हैं। और कई सारे एक्टिव फंड हैं जिन्होंने उससे अच्छा भी परफॉर्म, 2%, 3%, 4%। तो मेरा कहना है कि इंडियन स्मॉल कैप इज वन ऑफ द रेयर एसेट क्लास ग्लोबली। फॉरगेट इंडिया को छोड़िए, आपका जिसने हाई डबल डिजिट रिटर्न 20 साल तक इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप का एलोकेशन हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बस फर्क क्या है, आपका 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए सेव कर रहे हैं, अगर आप अपना रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं अपना घर अपग्रेड करने के लिए, या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो स्मॉल कैप का एलोकेशन जरूरी है। क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में वो जो 2-3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न पॉसिबल है, उससे मीनिंगफुल फर्क पड़ता है। अब इसके पिटफॉल क्या है? 30% ड्रॉ डाउन के लिए कभी भी हो सकता है, बिना बताए हो सकता है, उसके लिए तैयार है। वो बहुत बड़ी बात है, वो जरूर है। तो ये 3 बड़े एडवांटेज हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, वो स्पाइडरमैन पिक्चर में कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप के लिए विद पोटेंशियल फॉर ग्रेट रिटर्न्स देयर इज अ पोटेंशियल फॉर ग्रेट वोलेटिलिटी। तो अगर आप 30% पोर्टफोलियो में रिटर्न देख सकते हैं और 5 साल का टाइम होराइजन मिनिमम है, तब स्मॉल कैप आपके लिए एक अच्छा एसेट क्लास है। ओके। तो एक बात तो समझ में आती है कि यदि आपका पोर्टफोलियो आप चाहते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, जहां पर मैक्सिमम सेक्टर्स हो, तो उसके लिए स्मॉल कैप को इंक्लूड करना पोर्टफोलियो में जरूरी हो जाता है। बहुत सारे सेक्टर आपको स्मॉल और मिड में ही मिलते हैं, लार्ज में उनका रिप्रेजेंटेशन या तो नहीं है या नेग्लिजिबल है। अच्छा, अभी ये तो बात हुई मार्केट की, बट क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि 100 स्टॉक्स जो हैं वो टॉप बाय द मार्केट कैप लार्ज कैप हो गए, अगले 150 मिड कैप, पर स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, तो अगर मैं बात करूँ मेरे एसेट
स्मॉल कैप फंड की, तो आई थिंक अराउंड 70 स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में एज पर लास्ट फैक्ट शीट। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में से क्या क्राइटेरिया होते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स के लिए, कैसे अप्रोच होती है, वो मुझे बताइए। देखिए, एक तो बड़ा एक यूनिवर्स हमने बनाया है कि 250 फर्स्ट टू 1000, ये हमारा एक 750 स्टॉक का यूनिवर्स है। ओके। और इसमें से हमने सोचा है कि 50 से 60 बेस्ट स्मॉल कैप आइडियाज इसमें से सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाहर भी लेने का रेगुलेटर की तरफ से कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। और हमारे भी 1 या 2 स्टॉक उसके भी ऊपर के हैं। ओके। जैसे एक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, जो इंडिया के टॉप 5 बिजनेस ग्रुप्स में से है, और बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, और मार्केट कैप आई थिंक जब हमने लिया तो 1600 करोड़ की थी। क्योंकि सारी चीजें अच्छी लगी तो हमने कहा कि हम इस पे, आपकी फैक्ट शीट में भी डिस्क्लोज्ड है वो कंपनी। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जस्ट एक इसने पूछा आपसे फैक्ट शीट में है तो वो तो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल पब्लिक डोमेन। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर अच्छी कंपनी है और उसकी, देखिए कोई भी स्टॉक जो हम ले रहे हैं उसमें 3-4 पैरामीटर बहुत जरूरी है। इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप्स में खासकर जब आप आ रहे हैं तो आप ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, तो 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ जो 2-3 साल की विजिबिलिटी हमको होनी चाहिए। दूसरा, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 15 से 20% के बीच में, क्योंकि अगर आरओसी आरओई कंपनी उतना नहीं बनाती तो आपका लंबे टाइम तक उतना रिटर्न नहीं बन सकता है। तीसरा, आपका बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डेट या तो कम हो या ना हो तो और अच्छा है, और आपका वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में होनी चाहिए। और चौथी जो चीज़ है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस। इसमें आपका शेयर होल्डर्स के साथ कैसा बर्ताव रहा, क्या आप डिविडेंड शेयर करते हैं, क्या आप फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, क्या कोई अकाउंटिंग इशू है, क्या अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होती है, तो उस तरह की चीज़ें, कोई अकाउंटिंग रेड फ्लैग है, तो वो चीज़ें, और स्मॉल कैप में ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये चेक करते हैं। और फिर जब फाइनली सब हो गया तो ये वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, एज अ हाउस वी बिलीव इन ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, तो उसको फिर कंबाइन करना उसके साथ कि रीजनेबल प्राइस पे हम लेना चाहते हैं। तो ये सब करके एक, मतलब ये एक बड़ा मुश्किल होता है कि सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करना। तो आपको कुछ स्टॉक्स होंगे जो महंगे होंगे लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टॉक्स होंगे जो सस्ते हैं, ब्लेंडेड पोर्टफोलियो लेवल पे, जैसे हमने बोला कि एक अच्छा क्या कहते हैं, एक रीजनेबल ग्रोथ, एक रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ वो लेके एक पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाना है। ओके। अच्छा, अभी आपने बात की कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहती है स्मॉल कैप में, वी नो दिस थिंग्स जी। तो स्मॉल कैप में एक रिस्क तो है कि वॉलेटिलिटी रहती है, पर वो एक्चुअल रिस्क नहीं है। दूसरा रिस्क जो है वो, क्योंकि छोटी कंपनीज हो सकती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इशू हो सकता है। तो पहले तो मुझे आप बताइए आपकी क्या डेफिनेशन है एक्चुअल रिस्क जो है स्मॉल कैप में, वो क्या रह सकता है? क्या लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, या जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक रिस्क हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? और दूसरी बात, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं? क्योंकि वॉलेटिलिटी तो ठीक है, समय के साथ में वो तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पर इस तरह का रिस्क यदि पोर्टफोलियो में किसी के होगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और वहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। देखिए, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है तो बहुत सबसे, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैनेजमेंट अच्छी है 1:1, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है तो वो 0 हो जाता है। 1:0 इज 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो वो फिर नो गो एरिया है। और देखिए, जहाँ तक ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल है तो मैंने देखा कि कोई भी साइज ऑफ कंपनी में हो सकता है। जैसे कि सत्यम कंप्यूटर निफ्टी कंपनी थी मतलब, और क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तसल्ली करके ही उसको इन्वेस्ट करना है। और इसमें कोई ये नहीं है कि ये मैथमेटिक्स है ना। ये तो आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें कोई भी 100% श्योर कभी नहीं हो सकता, लेकिन आप पास्ट पे आपकी बैलेंस शीट, आपका क्या कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, आप ऑडिटर कौन है, क्या उनकी, आप सब करते हैं सब ये सब एनालिसिस हम करते हैं एज अ हाउस, ये हमारी पॉलिसी है। और आप क्या कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल, कई बार प्रॉब्लम सब वर्किंग कैपिटल में छुपी होती है। पीएनएल अच्छा दिखता है लेकिन आप पैसा रिकवर ही नहीं कर पाते क्लाइंट से, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल को बहुत क्लोजली आप एनालाइज कीजिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आप एनालाइज कीजिए, प्रमोटर्स के और बिजनेसेस कितने हैं, क्या उनमें क्या कहते हैं बैरियर्स हैं, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी से 4 बार मिलिए।
पर्सनल मीटिंग भी होती हैं पर्सनल आपकी मीटिंग मैनेजमेंट के साथ सब में? आजकल सब मैनेजमेंट कॉल्स पे आपका जूम कॉल है या जिस तरह का, तो और क्वार्टरली इंटरेक्शन रिजल्ट्स होता है मतलब उनके साथ क्वार्टरली में? रिजल्ट्स पे तो वो जरूर सभी इन्वेस्टर्स को एड्रेस करेंगे। तो आप क्या होता है ना कि कोई आदमी की बात आप तब सुनिए जब आपने 4 बार सुना उसे। तो आप एक साल में अगर 4 बार मिलेंगे और चारों बार वो सेम ही बात या लगभग सेम बात कह रहे हैं, तो आपको पता है कि एक प्लान है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और अगर हर बार आप मिलते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस में 19-21 होता है, लेकिन अगर ट्रैक बिल्कुल बदल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कोशिश ये होती है कि आप मल्टीपल टाइम्स कंपनी से मिले। और दूसरी एक चीज़ होती है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं, तो अगर एक्स कंपनी से आप डील कर रहे हैं तो कोई और कंपनी होगी जो उसकी या तो कस्टमर होगी या वेंडर होगी, है ना। तो आप वहाँ एक चेक कर सकते हैं कि भाई वो आपसे डील करते हैं, वो टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, उनका डिलीवरी कैसा है। तो ये कुछ चेक्स पॉसिबल होते हैं, हमेशा नहीं होते, लेकिन कई बार आप ये कर पाते हैं। द एंड ऑफ द डे आप इट्स अ रिटेल इन्वेस्टर्स मनी एंड वी इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे स्मॉल कैप फंड में आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। तो ऑब्वियसली आप कोई भी अगर स्टॉक या कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करने के बाद कोशिश हमेशा यही होती है कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट काम किया जाए। ओके। अच्छा, स्मॉल कैप फंड में अगर हम बात करें या किसी भी फंड की अगर बात की जाए, तो क्योंकि आपके पास चॉइस है, स्मॉल कैप की अगर बात करें स्पेशली, तो 65% एलोकेशन तो आपका खैर स्मॉल कैप ओरिएंटेड कंपनीज में होना ही है, लेकिन 35% तक आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो ये विद इन इक्विटी बात करें तो इस वक्त पर आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का एलोकेशन है। दूसरी बात एक और भी है कि कुछ फंड्स में देखा जाता है कि कैश भी काफ़ी होता है, तो आप बिलीव करते हैं इसमें कि अगर ज़रूरत पड़े तो कैश रख सकते हैं पोर्टफोलियो में आप, या फिर आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं? एज अ हाउस हम लोग कभी कैश कॉल नहीं लेते। 2-3% वो अलग बात है, बट उससे ज़्यादा कैश नॉर्मली नहीं रहता। हाँ, ये जो आपने बोला कि 35% हमको रेगुलेटर अलाउ करता है कि आप लार्ज और मिड में हो सकते हैं। तो हमने जब फंड लॉन्च किया स्मॉल कैप का अपना जनवरी के महीने में, जैसा कि आप जानते हैं बहुत वोलेटिलिटी थी, तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि 30 से 35% हम लार्ज और मिड में रखेंगे, और वो धीरे धीरे एलोकेशन हम रिड्यूस कर रहे हैं। और उससे दो चीज़ों का फ़ायदा है, एक तो ऑब्वियसली मार्केट अगर वोलेटाइल है तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, और दूसरा कई जैसे स्मॉल कैप्स में कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत महंगे हो गए, लेकिन वही सेक्टर में अगर आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन लार्ज कैप या मिड कैप है, जैसे कि डिफेंस का एग्जांपल है, तो डिफेंस में हमें लगा कि स्मॉल कैप तो बहुत ही महंगे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी हमको डिफेंस लार्ज कैप में है। तो वो एक एग्जांपल है कि आप स्मॉल कैप को लार्ज कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो उस तरह की भी चीज़ें हमने अपने पोर्टफोलियो में करी है। तो अभी भी साइजेबल एलोकेशन हमारा लार्ज और मिड में है, और धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस करें। तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपका डिफेंसिव और या फिर कुछ सेक्टर्स का एलोकेशन जी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल पर बिल्कुल। कैश में बैठना, कैश हम लोग कैश कॉल ज़्यादा नहीं नहीं बिलीव करते लेते। उसमें। ओके। अच्छा, आपकी जो दूसरी मैं पूछूंगा अप्रोच के बारे में कि बॉटम अप या फिर टॉप डाउन या ब्लेंड, किस तरह की अप्रोच आपकी रहती है? देखिए कॉम्बिनेशन है। आप देखिए सबसे पहले तो जैसे कि सेक्टर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस सेक्टर में आपको लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ है। ठीक है। जैसे इवेंचुअली आप ग्रोथ की देख रहे हैं, तो आप इसमें एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपकी ये कैपिटल मार्केट स्पेस है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, डिपॉजिटरी है, ये पूरी इंडस्ट्री में टेलविंड है। हम जानते हैं कि लोग फिजिकल सेविंग से फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो ये ट्रेंड लंबा चलेगा। तो उसके बेसिस पे आपने एक ब्रॉड टॉप डाउन कॉल लिया है कि आपको ये सेक्टर में लंबे टाइम तक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नाउ विद इन दैट स्पेस आपको कौन सी वो कंपनीज हैं जिनका जो परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, जो लगातार 15% 20% की ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगी, और जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, जहाँ पे बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी है, तो वो फिर आप स्टॉक लेवल पर रिसर्च करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप कंबाइन होके आपको एक ब्लेंड बनेगा पोर्टफोलियो। मैं मतलब हाउस की जो फिलॉसफी तो आपने बताई मुझे फंड हाउस की, लेकिन आपकी पर्सनल जो स्टाइल है उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो जैसे कि हम बात करें स्मॉल कैप के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्वालिटी वर्सेस मोमेंटम, तो ज़्यादा आप क्या पसंद करते हैं, या ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, वो जानना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मार्केट में रैली है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड मोर
इन्वेस्टर्स तो अक्सर ऐसा ही करते हैं, पर एज ए फंड मैनेजर क्योंकि बहुत सारी और बातों पर ध्यान देना होता है, पर फिर भी आप ज़्यादा क्या बिलीव करते हैं या इन बातों का कुछ इम्पोर्टेंस होती है पोर्टफोलियो बनाने में या नहीं होती है? मैं ये मानता क्वालिटी हूँ तो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि ध्यान रखते ही होंगे, बिल्कुल है ना? नहीं, जैसे देखिए मार्केट में पैसा बनाने के 1000 तरीके हैं, ओके, है ना? कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से बनाता है, जी। कोई टेक्निकल एनालिसिस से बनाता हाँ। है, कोई फंडामेंटल बनाता है। हाँ, फंडामेंटल में भी कोई ग्रोथ से करता है, कोई वैल्यू से करता एग्जैक्टली। है, अलग-अलग तरीके हैं। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबके तरीके अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, उसमें कोई सही गलत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी पता होना इसलिए चाहिए मैंने कि पूछा कि आपका तरीका क्या हाँ, है? मैं तो तो मैं इवन उसी पे आ विद रहा द हूँ। फंड हाउस भी बोला कि जी, एक फिलॉसफी हो सकती है, बट इंडिविजुअल आपका जो तरीका है, जी, क्योंकि आपने वैल्यू और ये तो आपने पहले क्लियर कर दिया कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस जी, आपका। जी। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अगर आप एक चीज आपने मान ली, तो वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर क्वालिटी, मोमेंटम, इस तरह के फैक्टर्स। देखिए नॉर्मली मैं जो कोशिश करता हूँ, मैं बनाऊँ कुछ भी पोर्टफोलियो या कुछ स्टॉक्स लूँ, तो वो 3 महीने 6 महीने की व्यू से नहीं लेते। ओके, तो मोमेंटम एज सच का एक बड़ा फैक्टर नहीं होता ओके, उसमें। गॉट इट। उसमें होता है कि अर्निंग्स में मोमेंटम है कि नहीं। अच्छा, अगले 4 क्वार्टर, अगले 6 क्वार्टर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई कंपनी में हमें लगता है कि 40% अर्निंग ग्रोथ है 2 साल पॉसिबल है, उसके बाद जरूर ग्रोथ कम हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मल्टीपल देना पड़े तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, और पोर्टफोलियो में अगर आप देखें, जैसे अभी तो बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं अगर अपने फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करूं तो उसका चर्न शायद 1 ईयर चर्न 0.3 है, अच्छा, और मेरे व्यू में ये और कम भी हो सकता है थोड़ा और। तो आइडियली ये रहता है, और मेरा अपना थॉट प्रोसेस, कि लो चर्न रहे और जो भी ले रहे हैं वो साल भर, 2 साल, 3 साल के व्यू से लें। अब उसमें आप हो सकता है व्यू कुछ टाइम बाद कुछ गलतियां हो जाएंगी, कुछ स्टॉक ज़्यादा जल्दी अच्छा परफॉर्म कर देंगे, तो उस वजह से कुछ चर्न रहेगा। लेकिन एफर्ट जो है कि जब ले रहे हैं वो 2-3 साल के व्यू से लिया जाए। ये कुछ भी गलत और सही नहीं होता, इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा, क्योंकि हर फंड मैनेजर का अपना स्टाइल होता है। और एक मैं मान के चलता हूँ कि कॉमन इन्वेस्टर के मुकाबले फंड मैनेजर को बेहतर नॉलेज है, उनका काम है, और इसीलिए वो आप पर भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन स्टाइल अलग हो सकता है। किसी ने मुझे कहा था, किसी फंड मैनेजर ने कभी, कि हम एक्टिव फंड मैनेज कर रहे हैं तो हमें एक्टिव रहना पड़ता है, और यदि हम फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करें, मतलब एक्टिवली मैनेज ना करें फंड को, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। जब मैंने ये सवाल पूछा कि चर्निंग कैसी होनी चाहिए, तो आपने भी कहा कि मैं चर्निंग में बिलीव नहीं करता, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर तो डेफ़िनेटली आप करते ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर गलत और सही का सवाल नहीं है, क्या स्ट्रेटजी काम कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। और हालाँकि पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट रिटर्न से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि फ्यूचर में कैसा फंड परफ़ॉर्म करेगा। बट आपका फंड जो है जनवरी में लॉन्च हुआ था, जनवरी के एंड में, और 6 महीने के आसपास अभी हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे जो परफ़ॉर्मेंस अभी तक रही है, क्या कारण मानते हैं आप उसके पीछे? आपका स्टॉक सिलेक्शन, या फिर फंड का साइज़, या कोई और बातें? क्या ऐसी रही जिसकी वजह से ये फंड ने अभी तक जैसा भी परफ़ॉर्म किया है, वो जो कारण थे वो इसके पीछे रहे हैं? देखिए अभी जैसे हमें 6 महीने हुए हैं, तो बाय गॉड्स ग्रेस वी हैड अ गुड स्टार्ट। ओके, तो हमें लगता है कि जैसे 2-3 चीज़ें मैंने आपको बोली, कि एक तो हमने कि फोकस रखा कि वैल्यूएशंस में ओवरबोर्ड नहीं जाएं, उसको वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, एक जहाँ पे हमें 2-3 साल की विजिबिलिटी दिखती है अर्निंग्स की। और लार्ज और मिड कैप को हमने यूज़ किया पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए, जितना अलाउड है, और थोड़ा वैल्यूएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे कोई पोर्टफोलियो, मेरा ऐसा मानना है, उतना ही अच्छा और ख़राब करता है जितना अच्छे उसके स्टॉक्स होते हैं। ओके, तो इवेंचुअली पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कैसा करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये क्वार्टर हमने देखी, कई सारी हमारी कंपनीज जिसमें आपको ग्रोथ अभी भी 20, 30, 50, 60, 70, 100% तक अर्निंग्स ग्रोथ, एक डिफिकल्ट माहौल में अर्निंग्स ग्रोथ, फॉरगेट स्टॉक प्राइस, आई एम नॉट गोइंग इनटू स्टॉक प्राइस। तो कई सारी कंपनीज में हमें अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली, और यही रियल टेस्ट मेरे व्यू में एक पोर्टफोलियो का होता है कि एज अ ब्लेंडेड बेसिस, अब हालांकि अर्निंग सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, बट एज अ ब्लेंडेड बेसिस अगर पोर्टफोलियो कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहेगा और वो सस्टेन कर पाए 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, तो वो ही एक बेसिस बनता है, वो एक फाउंडेशन है मेरी समझ में एक अच्छी परफॉर्मेंस की। तो वो कोशिश है कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बनी हुई है, वो कंपनीज अपने एरिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए हुए हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उसको फिर हम लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। अच्छा, आने वाले समय में, वैसे पास्ट की बात तो खैर हम फैक्ट जानते ही हैं कि क्या आपने लिया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में क्या रहा है, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो
अभी कौन से सेक्टर्स पर आप बहुत बुलिश हैं? देखिए अभी ये साल के लिए जैसे हमारा ब्रॉडर अगर आप देखें पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन क्या है, वो डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी पे साइक्लिकल अपटर्न, जैसे मैंने बोला कि पूरा हम उसी पे फोकस्ड हैं कि इंडिया में जैसे 100 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट कट, बिग टैक्स कट एंड गुड एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड रूरल कंजम्पशन रिवाइवल, ये बड़ी थीम्स हैं। तो उसमें अगर आप विद इन डीपर जाएं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमें लगता है अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है। ओके, और इतना बड़ा जो रेट कट है वो 6 से 9 महीने में पूरा पास हो जाएगा। ओके, 1-2 क्वार्टर जरूर बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर मिलेगा, बट उसके बाद तीसरे क्वार्टर से हमें लगता है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ आपको मिलेगी। ओके, पूरा जो नॉन लेंडिंग पीस है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और ये 5, 10, 15 साल का बड़ा ट्रेंड है, तो उसमें हम ओवरवेट हैं। हमें लगता है कि आपका ये कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवेज, इसमें आपको सेलेक्टिव होके ओवर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना है और जो रीजनेबल वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस आपको बहुत बड़ा एक रेंज ऑफ चॉइस देता है, उसमें हमारा 18-19% के करीब का एक्सपोजर है और करीब हमारा 6% का एक्सपोजर हमारा क्या कहते हैं ऑटो में है। हमें लगता है ऑटो में भी रेट कट का एक और बेनिफिशियरी जो होता है वो ऑटो सेक्टर होता है, तो टू व्हीलर कंपनी, ट्रैक्टर कंपनी, ये सब अच्छा करेंगे आगे जाके, तो वो एक एक्सपोजर है। रियल एस्टेट हमें लगता है ये साइकिल का मिड पॉइंट है, ये साइकिल अभी खत्म नहीं हुई। आपका 1 करोड़ के लोन पे 6 से 7 हज़ार रुपये का बेनिफिट है, ये जो रेट कट आरबीआई की तरफ से मिला है, तो उसको एक बूस्ट बिल्कुल लोग ज्यादा प्रॉपर्टी बाइक, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी जो आप पहले सोच रहे थे कि रुकते हैं देखते हैं, अब कि नहीं, अब अफोर्डेबल हो गया, तो वो एक उस पे आपको। आप क्या कह रहे हैं कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें? देखिए हर एसेट क्लास की अपनी एक जगह है, हमारा तो बिल्कुल मानना है कि हर एसेट क्लास सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कोई बात नहीं, इक्विटी में आप रियल एस्टेट कंपनी बाय करेंगे तो उसका बेनिफिट वैसे भी मिलेगा। तो मतलब कहने का जस्ट टू फिनिश दैट पॉइंट कि जो इंडिया साइक्लिकल्स है उस सब पे हम ओवरवेट है। एक्सपोर्ट में जो सीडीएमओ कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये अपने आप में एक सनराइज सेक्टर है, उसमें कई सारी नई नई कंपनीज हम आ रहे हैं। अच्छा एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, इस साल 70 से 80 आईपीओ एक्सपेक्टेड हैं और उसमें से कम 50-60 स्मॉल कैप आईपीओ रहेंगे। तो स्मॉल कैप में अच्छी चीज क्या है कि इतनी अपॉर्चुनिटी, नई नई कंपनीज, वाइब्रेंट कंपनीज, नए नए सेक्टर्स आपको लिस्टिंग, मतलब हर हफ्ते ही आप देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी पाइपलाइन है, तो उसमें स्टॉक पिकिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये हमारे कुछ ओवरवेट सेक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के, मतलब काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय है कि लमसम में इन्वेस्ट किया जा सकता है स्मॉल कैप में, या फिर स्टैगर्ड मैनर में थ्रू एसआईपी, एसटीपी ही करें? क्योंकि दोनों चिंताएं हैं, मतलब आप काफ़ी पॉजिटिव हैं डेफिनेटली, और मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के कि काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल, मतलब इसी वक्त नहीं, पर स्मॉल कैप में ये बात तो तय है कि वहाँ उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस वक्त पर स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपकी राय है? देखिए हमने जब एनएफओ किया था तब भी हमने बोला था कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 50 रुपये अभी करिए और बाकी 50 आप सारे बाकी साल में स्प्रेड आउट करके कीजिए। और मेरी रिकमेंडेशन अभी भी ये है कि आप 50 रुपये अभी कीजिए, बाकी आप पूरे साल में धीरे धीरे एसआईपी, एसटीपी जैसे भी करना चाहते हैं तो वैसे करके कीजिए। तो ये एक मेरे हिसाब से रिकमेंडेड अप्रोच है। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो इन्वेस्टर्स क्या ऐसी गलती करते हैं आपके हिसाब से कि फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, पर इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते कुछ बिहेवियरल बायसेस की वजह से? तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए सर, ये फंड मैनेजमेंट की बात नहीं है, बट आपका क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्केट हमने देखा है, काफ़ी साइकिल्स देखी हैं। इवन अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने खुद .com बबल 2002 में, 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई थी, और बाद में हमने देखा जब डबल सर्किट लगा मार्केट में, और उसके बाद में हमने 2004 से लेके जनवरी 2008 तक अच्छी ग्रोथ देखी मार्केट में। फिर 8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, फिर हमने बड़ी गिरावट देखी जो लंबी टाइम तक चली, है ना। उसके बाद में फिर कोविड आया, फिर गिरावट देखी, और फिर हमने रैली देखी। तो ये हम काफ़ी देख चुके हैं जी। तो मैं तो आपकी बात को आसान कर रहा हूँ, मतलब मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, बट क्योंकि आप फंड मैनेज करते हैं
तो जानना चाहूँगा कि ऐसा हम अगर देखें कि फंड की एनएवी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बट ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 10 रुपये की एनएवी ली हो और वो उस वक्त तक रहे हों, कम होते हैं, तो कई बार एंट्री और एग्जिट गलत हो जाती है, कई बार मतलब डर के मारे निकल जाते हैं। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस कोई आप शेयर करना चाहें, एक एडवाइस करना चाहें? मैं जनरल आपसे बात करना चाह जी रहा हूँ। देखिए, मैंने मेरी समझ में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर पिछले 5 साल में बहुत मैच्योर हुआ है। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अगर आप पिछले 5 साल देखें, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या था इन्वेस्ट करने का? कोविड लॉस, सब जानते हैं, लेकिन उस टाइम पैनिक इतना था, और मैं याद है मैं उस टाइम भी फंड मैनेज करता था, तो उस टाइम कॉल आते थे कि अभी निकाल लें, अभी ये तो इसका तो इस महामारी का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं, और बात ठीक थी, उस टाइम तक कोई इलाज नहीं था, लेकिन तब एक क्या आपने लीप ऑफ फेथ था कि ह्यूमैनिटी एज अ होल कोई सॉल्यूशन निकालेगी, और उस बीमारी का भी शायद 6 महीना लगा, साल भर लगा, सॉल्यूशन निकला। तो एक होता है कि पॉजिटिव आपका कि सोच रहे हैं कि हाँ, चाहे कितनी बड़ी समस्या है इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा वर्स्ट पॉइंट ऑफ पैनिक होता है, फियर होता है, वो कई बार मार्केट का बॉटम वहीं पे ही बनता है। तो पहले मैं बहुत नोटिस करता था कि जब मार्केट 20% का करेक्शन हुआ, 30% करेक्शन हुआ, तो इन्वेस्टर्स के कॉल आते थे ज़्यादा कि विड्रॉ करने के, बट थैंकफुली पिछले 5 साल में हमने नोटिस किया है कि इन्वेस्टर्स बहुत मैच्योर हैं, और अभी जब भी करेक्शन होता है, उल्टा हमेशा यही कॉल आता है कि अभी टॉप अप करना है कि रुकना है। तो सवाल पूरा बदल चुका है, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है अभी, मतलब रिस्क एपेटाइट भी बढ़ी बढ़ है, गया है। खुद एक्सपीरियंस लोगों का काफ़ी बढ़ गया है मार्केट में। आई थिंक इक्विटी एज एसेट क्लास, आप और इतने सारे इन्वेस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एजुकेट किया है कि ये इसमें आपको डाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये वन वे जर्नी नहीं है। तो आप 20-30% के फॉल के लिए तैयार रहिए, हर 4-5 साल में एक आना ही आना है। तो अगर आप वो वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, देन आपके लिए ये बहुत अच्छा एसेट क्लास है। तो आई थिंक ये हर कंट्री में एक इक्विटी कल्चर जब आता है, उसमें धीरे धीरे हम वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं लोगों के रिएक्शन में, और आई थिंक अब तो बहुत अच्छा, बहुत बदल गया पहले 5 साल पहले के हिसाब से। नहीं, वही मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं 2009 से टीवी शोज़ कर रहा हूँ, तो जिस तरह के सवाल उस वक्त पूछे जाते थे जी, और जिस तरह के सवाल अब आते हैं, बहुत अंतर है। दूसरी बात जो मैंने एग्जांपल अभी दी, यानी बात की कि 2008 में जब मार्केट में गिरावट आई थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने 2007 में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो वेट करते थे कि मेरी एनएवी जहाँ पे मैंने एंट्री की थी, हाँ, या वो आ जितना जाए वो आ वापस। जाए तो मैं निकल जाऊंगा। जी, उस वक्त जी, पर 4 स्टेटमेंट लेके आते थे इन्वेस्टर्स और पूछते थे कि कितना है। तो एक्चुअली आइडिया तो ये होता है कि जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ आप रुकिए, और जिसमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही वहाँ से एग्जिट कीजिए। पर होता उल्टा था, जहाँ पर उनको लगता था कि एटलीस्ट वो प्रॉफिट में आ गए हैं या एटलीस्ट एट पार हैं, वहाँ से एग्जिट करते थे और बोलते थे कि बताना, ये जब मेरा इतना हो जाएगा तो बता देना, जी, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जी। बट अब उसमें काफ़ी बदलाव काफ़ी आया है, बदलाव। वही मेरा आपसे जानकारी चाहिए थी कि आप क्या सोचते हैं और कैसा रहा है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स अभी थोड़े मैच्योरिटी आ गई है और काफ़ी ये होती है, तो उसी मैच्योरिटी के साथ में अगर इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहें, तो आपका कहना ये है कि एक तो स्मॉल कैप में उन्हें करना चाहिए, अभी भी जी, एलोकेशन रहना चाहिए। जी, दूसरी बात, डाउन साइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि मार्केट और गिर सकता है तो उनका पैसा कम हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के में बने रहेंगे तो ही फायदा देखने को मिलेगा। थर्ड चीज़ वो आप कह रहे हैं कि एक साथ निवेश करने की बजाय Staggered। स्टैगर्ड मैनर में किया जाए तो ये बेहतर रहेगा। और इसमें आपने जो कहा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें मैं एक सेंटेंस और ऐड करूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल जो है उसका टाइम होराइजन क्या है। जैसे आप कुछ पैसा की साल भर बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डेट फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, है ना, 2-3 साल का टाइम होराइजन है, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कि आपको ठीक है, आपको 2-3 साल बाद घर अपग्रेड करने वाले हैं, तब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप स्मॉल कैप में ना जाएं आप, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल। और 5 साल से प्लस का टाइम होराइजन है कि ये वो पैसा है जो कि मैं टच नहीं करूंगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी 7 साल की बिटिया है, अभी उसके लिए मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जब वो 18 साल की होगी, तो मेरे पास 10-11 साल हैं। अभी उसके बीच में शायद 2 या 3, 30, 35, 40% के करेक्शन मुझे पता है मिलेंगे अगले 10-11 साल में, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पैसा निकालने वाला नहीं हूँ। तो मेरा जो गोल है वो कितना दूर है समय के हिसाब से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो स्मॉल कैप के बारे में बताया, दूसरी बात मुझे अच्छा ये लगा कि जो आपने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आप कितने बिल्कुल। सतर्क हैं और कितना उस पर फोकस करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये बात भी समझनी चाहिए कि सिर्फ स्मॉल कैप कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फंड मैनेजर विद इन दैट सेगमेंट किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं, उस पर भी काफ़ी निर्भर करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरेगा
और कितना रिटर्न्स वहाँ पर बन पाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी बातें बताई मार्केट के बारे में, अपने फंड मैनेजमेंट को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टर्स को और भी भरोसा आएगा उनके मन में जी, मार्केट के बारे में और आपके फंड के बारे में भी। पर कोई और इम्पोर्टेंट बात आप बताना चाहें स्मॉल कैप फंड को लेकर? क्योंकि मैं साहब एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न्स स्मॉल कैप ने दिए, अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। जी तो जब ज़्यादा निवेश होता है तो घबराहट ज़्यादा होती जी, है, बिल्कुल। और जब पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा उसमें होता है तो नुकसान, अगर मार्केट गिरता है जी नुकसान ज़्यादा होने की संभावना भी होती है। तो इन्वेस्टर्स को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि फंड मैनेजर्स उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके पैसे को सही से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई और बात आप कहना चाहें? देखिए भाई, जहाँ तो से? बहुत सिंपल है, जी। जैसे ग्रीड और फियर को बैलेंस करना है। ओके। तो क्या होता है कि हमेशा ये ह्यूमन जो है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम दो इमोशन से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो फियर होता है या ग्रीड होता है। और इन्वेस्टमेंट में तो खासकर सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओवरबोर्ड किसी भी तरफ नहीं जाना। अगर वो बैलेंस आ जाएगा, है ना, कि जब स्मॉल कैप है तो जैसे मैंने कुछ क्लाइंट के पोर्टफोलियो देखे कि जो 40-50% स्मॉल कैप, तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट गोल बहुत लंबा है देन अलग बात है, बट अदरवाइज एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए शायद वो रिकमेंडेड नहीं है ना। तो आपको एलोकेशन भी देखना है, डाइवर्सिफाइड फंड में कितना होना चाहिए, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, और असेट क्लासेस में कितना एलोकेशन होना चाहिए वो भी देखना है। और एक कभी हम सब लोग ये करते हैं कि जो चल रहा होता है सब उसी के साथ होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हम वो कहते हैं चेजिंग द ट्रेंड, तो चेजिंग द ट्रेंड नहीं करना है और हमको बैलेंस बना के रखना है। तो वो बैलेंस जो है असेट क्लास का, उसमें कौन से फंड, कौन सी कैटेगरी का, वो बैलेंस आप बना के रखेंगे तो 5 साल 10 साल बाद में आप में देखेंगे कि जरूर इसका हमें अच्छा फायदा देखने को मिला। सर, जब मार्केट में काफ़ी पैनिक होता है, मार्केट में काफ़ी गिरावट होती है, तो एज अ फंड मैनेजर आप कैसे ग्राउंडेड रहते हैं उस वक्त पर? देखिए, ये तो लाइफ में भी होता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम, और ये तो आने वाला ही है। अब ये मतलब इफ़ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन, तो अच्छा टाइम बुरा टाइम आएगा, और ऐसे फंड में है अच्छा टाइम बुरा टाइम आएगा। आप अपना काम करते रहिए, आपका काम है अच्छे स्टॉक्स निकालना, अच्छा ऐसे रिस्क मैनेज करना, कंपनीज की अर्निंग्स को ट्रैक रखना, और एंड रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, अगर कल को कोविड आ गया तो मार्केट डाउन हो जाएगा। तो आपने अगर अच्छे कंपनीज लिए हैं तो पोस्ट कोविड जब रैली आएगी तो वो सब प्राइस इन हो जाएगा। तो आप वो रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, आप अपने काम करते रहिए और बाकी तो जैसा है वैसा है। ओके। अच्छा, मेरे ऐसे एक पर्सनल सवाल मन में आया जी कि आजकल नॉलेज गेन करने के लिए दो तरीके हैं, बुक्स पढ़ना और दूसरा काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं देखना। आप ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं? ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो या दूसरे जो भी वीडियोस हों वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? सर, देखिए मैं मतलब ये थोड़ा सा वाइड करके अगर मैं बोलूँ तो ये क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन और जो एक होता है ना आपको कि इनकरेजमेंट कहीं से भी मिल सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने पता नहीं सैयारा मूवी आई है, आपने देखी है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। तो उसमें सर एक गाना है ना, सैयारा, जो टाइटल सॉन्ग है। ओके। अब वो श्रेया घोषाल ने जो गाया है, फीमेल वर्जन उसका, उसको सुन के ऐसा लगता है कि अगर कोई परफेक्शन है लाइफ में, मतलब मेरा ऐसा व्यू है, तो ये है। तो वो गाना सुन के सबसे पहला थॉट ये आया कि अगर ये इतना अच्छा गा सकती हैं तो क्या आप भी फंड अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ओह, वंडरफुल। अब ये उनका कोई फाइनेंस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो इंस्पिरेशन तो हम सबके लिए Very good. हर फील्ड में अवेलेबल है। हम उससे इंस्पायर्ड हों, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करें, तो वही कोशिश है सर। तो इसका मतलब मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के भी आप ये देखते होंगे कि मार्केट अपडेट क्या है, कैसा? नहीं, मैं इतना ऐसा सर, नहीं। जैसे कई होते हैं कि रात में ट्रैक कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि रात में जो भी होगा आपने कुछ कर तो सकते नहीं, मार्केट तो 9 बजे ही खुलने वाला है। हाँ, अपडेटेड रहिए आप। डेस्क पे आने से पहले आप आधे घंटे का ब्रीफिंग, मॉर्निंग कॉल होता है हमारा, वो सारा आप अप टू डेट हो जाइए। लेकिन रात में जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्यों आपने उसके लिए स्ट्रेस लेना है? तो थैंक यू वेरी मच वरुण जी, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। थैंक और यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। मार्केट से रिलेटेड तो बताई, मैंने ऐसे कुछ बातें आपसे जानना चाहा आपके बारे में कि आप किस तरह से, क्योंकि अगर आप सच में, आपने एक बात कही कि इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं समय थैंक यू सो निकाला मच फॉर और हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच। माय इट प्लेजर। वाज अ डिलाइट। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की वरुण गोयल जी से मार्केट के बारे में, स्मॉल कैप सेगमेंट के बारे में
और वो स्मॉल कैप फंड को कैसे मैनेज करते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।